फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टूवर्ड्स सक्सेस। आज हम आ गए हैं फिर से आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के, जो कि पॉलिटी के हैं। जो हमारे वीडियो देखते होंगे उनको तो पता होगा इसका सीक्वेंस क्या होगा, और जो नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, साथ ही 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसका टाइमर आपको 5 सेकेंड मिलेगा आंसर करने के लिए। और ये सारे ही क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के बेसिस पे हैं, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, एनडीएस, सीडीएस, एनटीपीसी, सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके सारे वनडे एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। और इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, करंट अफेयर, चाहे स्टैटिक, पॉलिटी, हिस्ट्री के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ थ्योरी भी आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द। तो इनमें से कौन से अमेंडमेंट के द्वारा सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड जुड़ा था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये दोनों वर्ड किस में है? प्रियम्बल में है। इसका कंप्लीट वीडियो का क्वेश्चन आपको मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए टाइमर शुरू होता है अब। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ये दोनों वर्ड ऐड करे गए थे। कौन से ईयर में हुए थे ये? 1976 में हुए थे। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच कंट्री। तो इनमें से किस कंट्री ने पहले ऐड किया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यूके, ग्रेट ब्रिटेन से। ओके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से आया है? ग्रेट ब्रिटेन, यूके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोल किसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की? कौन से पार्ट को कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? आपका टाइमर शुरू होता है अब। प्रियम्बल को कहते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो अब बात कर लेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, डीपीएसपी के बारे में, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे हम कहते हैं, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, ठीक है। और साथ ही डीपीएसपी की बात करें तो ये आयरिश से लिया गया है, ओके, जिसे हम आयरलैंड भी कहते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ ये खुद ही एक फंडामेंटल राइट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। इनमें से किसने डिटरमाइन किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फेडरल है। आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स में, उसमें डिटरमाइन हुआ था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फेडरल है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ पीपल्स सोवेरेनिटी बिकॉज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द वर्ड। इंडिया के पीपल्स के पास सोवेरेनिटी है क्योंकि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से किससे वर्ड स्टार्ट होता है? आपका टाइमर शुरू होता है आंसर देने का अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया इस वर्ड से जो शुरुआत होती है, इसने दिया है इंडिया के पीपल्स को सोवेरेनिटी। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स गेट अथॉरिटी फ्रॉम। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास कहाँ से अथॉरिटी आई है? आपका आंसर देने का टाइम शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अथॉरिटी दी है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। बात तो कर ली कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी देता है। अब बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा। तो ये 26 नवंबर
1949 में इसे अडॉप्ट किया गया था। किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसे अडॉप्ट किया गया था। साथ ही एक और डेट के बारे में बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो 26 जनवरी 1950 में इसे इनैक्ट किया गया था। ठीक है, तो ये दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। काफ़ी बार एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है कि 26 नवंबर दे करके यहीं पर 1950 कर देता है और वहीं एक और ऑप्शन रहता है सही 1949 करके। तो काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के हम 26 नवंबर तो टिक कर देते हैं कि अडॉप्ट इस टाइम किया गया था, बट ध्यान दें कि ये डेट भी ये भी ज़रूरी है कि 1949 को भी हम याद रखें, इसे अडॉप्ट किया गया था। साथ ही 26 नवंबर 1950 में इसे इनैक्ट किया गया था। किसके द्वारा ये दोनों चीज़ किया गया था? बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसे इनैक्ट और अडॉप्ट किया गया था। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव राइट टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस बट इट इज़ इंक्लूडेड इन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन सा राइट नहीं दिया है? राइट टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस, बट इसको किस में इंक्लूड करा गया है? मतलब कौन से आर्टिकल में इंक्लूड करा गया है? आपका टाइमर होता है स्टार्ट अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आर्टिकल 19 विद इन ब्रैकेट 1 और ए। तो इस आर्टिकल में प्रोवाइड है राइट टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करें। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी फाइंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। तो इनमें से किस पार्ट ने प्रोवाइड कराया है कॉन्स्टिट्यूशन को जो भी प्रोविजंस रिलेटेड होते हैं सिटीजनशिप से? आपका आंसर देने का टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पार्ट सेकेंड में। पार्ट सेकेंड में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड कराया है प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनमें से किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं? आपका आंसर देने का टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा इनका इलेक्शन होता है। अगेन अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि पार्लियामेंट के मेंबर साथ ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के द्वारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज जनरली। तो इनमें से किस में से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग करते हैं? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मेंबर ऑफ लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर जनरली क्या होते हैं इंडिया के? मेंबर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज। राज्यसभा के चेयरमैन इनमें से कौन होते हैं? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनके आर्टिकल के बारे में बात करें कि कौन कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं ये, तो आर्टिकल नंबर 63 से लगाई, आर्टिकल नंबर 63 से 73 तक ये बिलोंग करते हैं। कौन? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अंडर विच आर्टिकल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स have been granted fundamental socio-economic, political and cultural rights। तो ये सारे के सारे राइट्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को कौन से आर्टिकल के अंदर मिलते हैं? आपका आंसर देने का टाइमर शुरू होता है अब। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 में एससी और एसटी को ग्रांट करा गया है फंडामेंटल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कल्चरल राइट्स। ओके, साथ ही आर्टिकल नंबर 17 की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेनली डील करता है विद द अकाउंट ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, विद द अकाउंट ऑफ अनटचेबिलिटी को ये डील करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, फंडामेंटल राइट्स
फंडामेंटल राइट्स के बारे में इनमें से कौन सी बातें सही हैं? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। ओके, अब थोड़ा बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो ये कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 3 में ये आता है क्या? फंडामेंटल राइट्स। साथ ही इसके आर्टिकल के बारे में बात करें तो आर्टिकल में आता है ये आर्टिकल नंबर जो होता है 12 से लगाई 35 तक ये आता है फंडामेंटल राइट्स। और ओरिजिनली फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कितने प्रोवाइड कराए हैं? टोटल हो जाते हैं 7 फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो कौन कौन से वो आर्टिकल हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहला आर्टिकल क्या है? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का पहला आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का। फिर दूसरे की बात करें, दूसरा है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का है। थर्ड की बात करें फंडामेंटल राइट के बारे में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करता है। फोर्थ की बात करें तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है। साथ ही 5 के बारे में बात करें फंडामेंटल राइट के बारे में, प्रोवाइड कराता है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स। 6 के बारे में बात करें तो राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी ये हमें प्रोवाइड कराता है। लास्ट बात करेंगे आखिरी फंडामेंटल राइट के बारे में, वो क्या प्रोवाइड कराता है हमें? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि मैंने अभी पीछे आपके लिए बात करी। और ये सातों फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से आर्टिकल लेते हैं? आर्टिकल नंबर 12 से लगाई 35 तक ये टोटल होते हैं। और इन सब को इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड किया जा सकता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज मीन्ड बाय रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वन एक्ट फॉर ऑल, वन जुडिशियरी फॉर ऑल। ठीक है, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि एक ही एक्ट सबके लिए होगा, साथ ही एक ही जुडिशियरी सबके लिए होगा। और अगर रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करें तो इसे लिया कहाँ से गया है? इसे यूके इंग्लैंड से लिया गया है। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज अ, आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, लीगल राइट है ये। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? लीगल राइट है। तो अब आप कहोगे कि राइट टू प्रॉपर्टी अभी तो आपने बताया है फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, तो ये लीगल राइट कहाँ से बन जाता है? तो रुकिए बताते हैं आपको इसके बारे में भी। एक अमेंडमेंट हुआ था 44 अमेंडमेंट। ठीक है, कब हुआ था ये? 1978 में हुआ था, जिसके द्वारा इसे डिलीट करके फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बना दिया गया था। और ये आर्टिकल नंबर जो 19 था फंडामेंटल राइट का, उसके अंदर आता था। साथ ही आर्टिकल नंबर 31 के अंदर भी आता था। बट प्रेजेंटली ये आर्टिकल नंबर 300A के अंदर इसे रखा गया है। और ये फ़िलहाल में लीगल राइट है। क्या? राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट हमें राइट प्रोवाइड कराता है कि हम अपेक्स कोर्ट में डायरेक्ट जा कर के फंडामेंटल राइट को लेकर के लड़ सकते हैं, तो ये राइट टू प्रॉपर्टी वो नहीं हो सकता अब, क्योंकि ये लीगल राइट बन चुका है। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? 44 अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। व्हेन वाज द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी अबॉलिश्ड। राइट टू प्रॉपर्टी अबॉलिश कौन से अमेंडमेंट के द्वारा किया गया है? अभी मैंने आपको बताया। आपका टाइमर शुरू होता है अब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इन 1798 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया? अबॉलिश या डिलीट कर दिया गया। और अब ये 300A में इंसर्ट है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ इज़ द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया। प्रेसिडेंट इलेक्ट किस द्वारा होते हैं? आपका टाइमर शुरू होता है आंसर देने का अब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन।
प्रेसिडेंट किस द्वारा इलेक्ट होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। साथ ही अब प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो आर्टिकल नंबर 52 से लगाई 62 तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात होती है। और इलेक्शन की बात करें तो कौन सा आर्टिकल इंसर्ट है इसमें? आर्टिकल नंबर 55 में प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात होती है। और वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल मैंने आपको बता ही दिया था, आर्टिकल नंबर 63 से 73 तक। ओके, तो मतलब डायरेक्ट कह सकते हैं यहाँ 52 से लगाई 73 तक आप प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं इसमें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में इसमें बताना है कि ये इलेक्ट होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, नॉमिनेट या अपॉइंट होते हैं। आपका आंसर देने का टाइमर शुरू होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये अपॉइंट होते हैं। किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अपॉइंट होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मेनली एंजॉय किसको करते हैं? लोकसभा को। ओके, मैंने पीछे आपको बताया ही। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किसके हेड होते हैं इनमें से? आपका आंसर देने का टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होते हैं क्या? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? आपका आंसर देने का टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 11। अब बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। अभी तक हमने बात करी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, अब बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये USSR से लिया गया है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसके रिकमेंडेशन पे ऐड करी गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये स्वर्ण सिंह की कमेटी थी, उनके द्वारा ये ऐड करा गया था बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था बाय द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। तो उनके द्वारा इसे ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। तो ओरिजिनली बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में तो कितनी थी? 10 थी पहले, अभी हो गई है 11 बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी एक्ट के द्वारा। ओके, ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें टूवर्ड्स सक्सेस को, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल वीडियो आपके लिए लेकर के हम आते रहें। थैंक यू।